हेलो स्टूडेंट। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज। जैसा आपने नाम सुना स्टीरियो आइसोमेरिज को, तो कभी कभी क्या होता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज को नॉर्मली हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए, दो भागों में स्टडी किया जाता है। एक का नाम होता है जिसको हम बोलते हैं कन्फ्यूगरेशन, कन्फ्यूगरेशन कन्फ्यूगरेशन और दूसरे का नाम होता है कन्फॉर्मेशन, कन्फॉर्मेशन। अब यहां कन्फ्यूगरेशन और कन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा आप यहां जानने की कोशिश करो। कन्फ्यूगरेशन क्या चीज है? जैसे आपने कन्फ्यूगरेशन का नाम पहले भी सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन। हाँ, तो कन्फ्यूगरेशन में ये है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं इन ऑर्बिटल में, वैसा आप स्टडी किया। यहाँ कन्फ्यूगरेशन का मतलब है कि पर्टिकुलर एटम के अराउंड कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है या एटम लगा है, उनका क्या कन्फ्यूगरेशन है, उनका अरेंजमेंट क्या है, हम उसी को कन्फ्यूगरेशन भी बोलते हैं और उसी को कन्फर्मेशन भी बोलते हैं। देखिए, दोनों एक ही चीज है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि एक स्पीसीज हमारा क्या होता है, स्टैटिक होता है। ध्यान रखना, एक स्टैटिक होगा और एक स्पीसीज यहाँ क्या यूज है, डायनामिक होगा। तो देखिए, तो यहां हम बता रहे हैं स्टैटिक, स्टैटिक वर्ड यूज जुड़ा रहेगा 3 डायमेंशनल स्पेशियल arrangement of atoms or group of atoms या जो एटम्स लगे हैं या ग्रुप ऑफ एटम मींस फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम आर पर्टिकुलर एटम हम उसी को किस नाम से बोलते हैं, कन्फ्यूगरेशन। लेकिन ध्यान रखना स्टैटिक है, स्टैटिक वर्ड जोड़ करके आप लिखिए। कैसे लिखेंगे आप, स्टैटिक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम ऑन पर्टिकुलर एटम। और अगर हम यहां बात डायनेमिक करें तो वही चीज आप लिखेंगे, डायनेमिक 3 डायमेंशनल 3D अरेंजमेंट या 3 डायमेंशनल स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑन पर्टिकुलर एटम। ओके, आपने देखा, यानी कोई स्पीसीज है, इसके ऊपर जो ग्रुप लगे हुए हैं, कोई स्पीसीज है, इसके ऊपर जैसे ए लगा है, मान लो ए बी लगा है, ऐसे सी लगा है, डी लगा है। इस तरीके से हम बात करते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। अब बात ये है कि कन्फ्यूगरेशन और कन्फॉर्मेशन, तो इसको बहुत थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। बहुत सारे किताब में लिखा रहता है, हमने यहाँ कैटेगरी भी बनाया है स्टीरियो आइसोमेरिज में। तो क्या कन्फर्मेशन एक आइसोमर है, ये भी एक बड़ी बात है, ये भी आपको समझना है। तो एक बात मैं बताऊं कि आपने जैसे आपने ह्यूमन इवोल्यूशन वगैरह पढ़ा होगा। पहले जंगल में आदमी रहते थे, जंगल में आदमी क्या रहते थे, मानो बंदर रहते थे, धीरे धीरे वो आदमी बने। उसमें एक बंदा था, आप ये कह सकते एक मानव था, एप था, जिसका क्रैनियल कैपेसिटी अगर देखा जाए तो लगभग आज के मॉडर्न मैन के बराबर था। उसका नाम था क्रो-मैग्नन मैन। अब आप उसको पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा, बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा अच्छी तरह जानते हैं कि क्रो-मैग्नन मैन की जो इतना ज्यादा उसका दिमाग था आज के बराबर, वो गया तो क्या हुआ, सब लोग जंगल में रहते, उसको भाई उसके पास इतना ज्यादा दिमाग था तो उसको लगा होगा यार भी हम जंगल में क्यों रहते, हाँ हम जा करके आराम से शहर बनाएंगे, बसाएंगे, रहेंगे। और वो बंदा वहां से जंगल से निकला और चला गया, आज तक वापस नहीं आया। बात समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब ज्यादा दिमाग होता है ना, आपने पुरानी कहावत सुना है कि अगर गिद्धड़ की मौत आती तो शहर की ओर जाता है, वैसे ये क्या कहता है, चला गया वापस ही नहीं आया। यानी कहने का मतलब अगर वहां से विकास हुआ होता अपन का तो हो सकता है आदमी बहुत ज्यादा दिमागदार हो सकता है, वो जापान की ओर चला गया हो, जापान में चला गया, इंडिया में नहीं आया हो। तो एक सीधी सी बात है, मैं यही कहूं कि ये जो कैटेगरी है कन्फ्यूगरेशन की और ये कन्फॉर्मेशन की, ये एक रास्ता है जो लिंक है। जैसे क्रो-मैग्नन मैन का एक लिंक है, कट गया, वो बिल्कुल कहां चला गया कुछ पता नहीं। वैसे ये कन्फॉर्मेशन एक ऐसा लिंक है जो आइसोमर की कैटेगरी में नहीं आता। ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट कैटेगरी ऑफ आइसोमर। तो बिल्कुल कट जाता है और हम इसको आइसोमर नहीं कह सकते। रीजन देखिए, आइसोमर ऐसा एक चैप्टर है जिसमें अभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर हमेशा एक कभी नहीं आएगा। क्यों? अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी आइसोमर रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्पीसीज या हाउ मेनी आइसोमर्स आर दिस स्पीसीज,
तो आप कभी उसका आंसर एक नहीं लिख सकते, क्योंकि आइसोमर का मतलब ही होता है क्या, हम दो इस मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कौन किसका आइसोमर, और अगर उसका आंसर एक आता है तो ये किसका आइसोमर है, भाई धरती का आइसोमर है कि आसमान का है, हमारा है, तुम्हारा है, किसका आइसोमर है, किसी का तो होगा ना। तो दैट इज वाई वन आंसर इज नेवर करेक्ट। तो अब कंफर्मेशन क्यों कैटेगरी नहीं है आइसोमर का, तो ये बात आप समझने की कोशिश करिए, और हम यही बार बार बताते हैं, आपकी किताब में लिखा है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं इस चीज को, इसको बहुत केयर करिएगा। और मैं आपको बताऊं आईआईटी का क्वेश्चन आया हुआ है, 4 स्पीसीज दी है, नाम दिया है, विच इज लिखा है विच इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ आइसोमर, उसका आंसर आएगा कंफर्मेशन। रीजन देखिए, मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं, एक आदमी है, ठीक, मान लीजिए एक आदमी है और उस आदमी के पास 2 बच्चे हैं। हाँ, अब 2 बच्चे हैं, आप देखिए ये 2 बच्चे हैं, बिल्कुल एक जैसा बता रहे हैं, और ये क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस हैं। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब आप समझते हैं ना, कि अगर मेल होगा तो दोनों मेल होंगे, फीमेल होंगे तो दोनों फीमेल होंगे। हाँ, आइडेंटिकल ट्विंस अगर देखा जाए तो कई तरीके से बनाया जाता है, जैसे मैटरनल हुआ, फ्रैटर्नल हुआ, और सियामेज पाए जाते हैं। तो एक सीधी सी बात हम आइडेंटिकल ट्विन से करते हैं कि 2 स्पीसीज है और दोनों सब कुछ सेम है, जेनेटिक उसका मामला सेम है, एवरीथिंग इज सेम है। मान लीजिए हम आपसे कहें कि चलो आप इसको भेज दिया गया, इसके बंदे ने लंदन में भेज दिया पढ़ने के लिए, पप्पा ने, इसके पप्पा ने भेज दिया इसको इंडिया में रहने के लिए, ठीक। 20 साल बाद आप अपने हैप्पी बर्थडे में इसको बुलाते हो, बताइए कौन ज्यादा स्मार्ट लगेगा, कौन ज्यादा स्मार्ट लगेगा, इंडिया वाला है कि नहीं, लंदन वाले कहाँ स्मार्ट होते हैं यार। तो आपने देखा इंडिया वाला ज्यादा स्मार्ट लगेगा, और हमको स्मार्ट से मतलब नहीं, हमने उसको हैप्पी बर्थडे में बुलाया। यहाँ एक आप बात समझने की जरूरत है कि 2 अलग अलग आदमी हैं, 2 लोग आएंगे बर्थडे पार्टी में, ये बात आपको ध्यान रखना है, यही बात आपको ध्यान रखना है। तो एक सिंपल सा आप देखिए कि ये 2 लोग आएंगे, चलिए ठीक है, ये टाइप ऑफ डबल रोल, बहुत सारे पिक्चर आपने देखते हैं, 2 भाई हैं, बिछड़ गए, एक चला गया दूसरी जगह, दूसरा दूसरी जगह, फिर पिक्चर वाले क्या कराते हैं, आपस में लड़ाई कराए तो पता लगा कि उनके माँ बाप ने टैटू वोटू बनवा दिया था, दोनों पहचान लेते हैं यार ये तो मेरा भाई है, इस टाइप का डबल रोल। और दूसरा एक डबल रोल इस टाइप का होता है कि एक आदमी है, इसके पास एक ही बच्चा है, मगर ये बच्चा थोड़ा सातिर दिमाग का आदमी है, ये भी पिक्चर में डबल रोल बनाता है। किस तरीके से, अमिताभ बच्चन की आपने पिक्चर देखा होगा शहंशाह, पता लगा ये रात को तो शहंशाह बन जाता है और दिन को क्या बनता है, इंस्पेक्टर। अब देखो हम लोग पिक्चर देखते हैं, हमको पता है कि आदमी एक ही है, लेकिन पिक्चर के अंदर वालों को क्या पता है, अंदर वालों को कुछ भी नहीं पता। आदमी सोचते हैं यार 2 आदमी अलग अलग हैं, हमको पता है एक आदमी है। और आपने क्या किया, आपने दोनों को अपने हैप्पी बर्थडे पार्टी में बुला लिया। अब बताओ कौन आएगा, बोलो। अब ऐसा मत बोलना कि चलो रात को हम हैप्पी बर्थडे पार्टी बनाते हैं तो शहंशाह आएगा, पुलिस वाले तो कभी भी आते हैं। तो आप ये एक सीधी सी बात है, अब 2 आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 2 है ही नहीं है। तो यह एक बात आपको समझने की कोशिश करिएगा कि दुनिया में सारे आइसोमर, जितने आइसोमर आप स्टडी करते हो, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, चेन, पोजीशन, जो भी, आर नॉट द कैटेगरी ऑफ दिस। रियली 2 चीजें हैं हम जिसको कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, कंफर्मेशन के बारे में, अब देखो ध्यान रखने को, ये ऐसा आइसोमर अकेला आदमी है, ये अपना रूप यानी फॉर्म चेंज करता है, कभी रात को शहंशाह बन गया, रात को इंस्पेक्टर भी बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरीके से ये अपना रूप चेंज करता है, लेकिन आदमी क्या है, एक है। कभी आपने देखा वो इंस्पेक्टर नजर आ रहा है, आंख बंद के खोला पता लगा पुलिस वाला नहीं, शहंशाह नजर आ रहा है। तो ये जो टाइम के साथ बहुत फास्ट अपना रूप चेंज करता है, उसको हम बहुरूपिया बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोल सकते हो, बहुरूपिया बोल सकते हो। तो ये बहुरूपिया है, मगर बंदा अकेला है, हम कैसे कहें ये किसका आइसोमर है। देखा, हम कहेंगे क्या कि इंस्पेक्टर और उसका क्या नाम है शहंशाह एक दूसरे को आइसोमर है, दोनों अलग अलग, नो, दोनों एक ही आदमी एक साथ एट ए टाइम दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो ये बात देखिए, कन्फॉर्मेशन एक ऐसी कैटेगरी है जो अपना रूप चेंज करता है, इसीलिए बोला जाता है कन्फॉर्मेशनल फॉर्म, न कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ध्यान रखना। तो बहुत सारे टीचर भी पढ़ाते हैं, किताब में भी लिखा है, बट यू शुड बी रिमेंबर कन्फॉर्मेशन इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ आइसोमर। कन्फॉर्मेशन एक स्पीसीज का रूप है, फॉर्म है, जो फॉर्म अपना चेंज करता रहता है हमेशा। दैट इज वाई कन्फॉर्मेशन इज द नॉट ए कैटेगरी ऑफ आइसोमर्स। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए।
ओके, बहुत आराम से समझने की कोशिश करिए और गलती मत करिएगा। क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, टीचर्स है और किताब में लिखा हुआ है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, आपके बोर्ड की बुक में लिखा है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखोगे तो पता लगा ये चैप्टर ही नहीं पढ़ाया जाता आइसोमर में। ये चैप्टर कहाँ पढ़ाया जाता है? एल्केन पे पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से बहुत केयरफुली इस बात को आप ध्यान रखिए। ओके, इट इज क्लियर। एक सिंपल से मैंने आपको बताया कन्फ्यूगरेशन क्या है, कन्फॉर्मेशन क्या है। ओके, ये डायनेमिक अरेंजमेंट है, हमेशा घूम रहा है स्पीसीज, और ये स्टैटिक अरेंजमेंट है, जैसा है वैसा है, रुका है, हम उसकी स्टडी करते हैं। ओके, और ये एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है, इसलिए हम इसकी स्टडी नहीं कर पाते, और अकेला स्पीसीज होता है, और जो फार्म ज्यादा स्टेबल होता है उसी फार्म में एग्जिस्ट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, इट इज क्लियर। चलिए, अब बात आती है कि जब हम स्टीरियो के बारे में बात करते हैं तो स्टीरियो हमेशा आपके दिमाग में आता है यार स्टीरियो का मतलब है ऑप्टिकल ही पढ़ते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना स्टीरियो, यहां जो स्टीरियो हम स्टडी करते हैं वो स्टीरियो इस एक्चुअली क्या है, कन्फ्यूगरेशन है ना, कन्फ्यूगरेशन। अभी कन्फ्यूगरेशन स्टडी करते हैं हम, दो तरह के कन्फ्यूगरेशन स्टडी करते हैं। एक होता है कन्फ्यूगरेशन ऑन sp2 कार्बन, कन्फ्यूगरेशन ऑफ sp3। मगर अभी आपको नहीं समझ में आएगा, इसका मतलब आप गलत मीनिंग समझ लोगे। मैं आगे जब पढ़ाऊंगा आपको उसके बाद फिर आप समझेंगे ढंग से। अभी सिर्फ इतना जानो कि कन्फ्यूगरेशन हम दो चीजें स्टडी करते हैं। एक तो स्टडी करते हैं क्या, ज्योमेट्रिकल की स्टडी करते हैं, और दूसरा स्टडी करते हैं क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम एनेंशियोमेरिज्म भी बोलते हैं, और ज्योमेट्रिकल को हम डायस्टीरियोमेरिज्म भी बोलते हैं। ऐसा आप बोल सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअल जो आप यहाँ स्टडी करते हो इसका नाम क्या होता है, कन्फ्यूगरेशन ही होता है ना। अब बात यह है कि हम स्टडी करते हैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो पहले हम एक रीजन देखेंगे कि क्या एक्चुअली रीजन है इसका, क्यों शो करता है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्यों ये शो करता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसके आगे हम आपको इसमें सारी चीजें स्पेशली आपको बताते हैं। तो आपको एक ओवरव्यू मैंने यहाँ बताया, ओवरव्यू ये बताया कि कैसे आप पहचानोगे हमारा कन्फ्यूगरेशन और कन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। और कन्फॉर्मेशन सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जैसे चेयर फार्म, साइक्लोहेक्सेन में बोट फार्म, हाँ स्टेगर्ड, इक्लिप्स, ऑल आर द फार्म। वही स्पीसीज है, दूसरा कोई है ही नहीं है। खुद अपने आप को चेंज कर रहा है एक फार्म से दूसरे फार्म में, स्पीसीज वही है। तो आप दो चीज मिल नहीं सकता। और अगर आपको सिंगल चीज ले आना है तो आप क्या करोगे। अब मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल एक फार्म से दूसरे फार्म में क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है। सपोज एनर्जी को हम कम करें, कैसे कम करोगे, एनर्जी को टेम्परेचर कम करके कम कर सकते हैं। सपोज आप टेम्परेचर कम करते करते इतना कर दो कि उनका कन्वर्जन रुक जाए, तो क्या होगा, तो ये होगा वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रुक जाएंगे। बात समझे ना, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रुक जाएंगे। इसका मतलब आगे उनको बढ़ना नहीं, और तब भी आपको क्या मिलेगा, इवन देन यू गॉट द वन आइसोमर ओनली, मतलब एक ही चीज मिलेगा, जहां रुकेगा वही मिलेगा, बस दूसरा आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये एक सीधी सी बात है कि ये यहाँ कन्वर्जन इनका एक दूसरे फॉर्म में हमेशा होता रहता है। और उनको होने के लिए मैंने आपको बताया कि मिनिमम एक एनर्जी होती है। अगर कोई ए स्पीसीज बी फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है तो उनके बीच में एनर्जी का बैरियर आता है। एनर्जी का बैरियर अगर इतना कम है वो कि अपने से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट होता रहता है। और कितना होना चाहिए एनर्जी का बैरियर, किस्सा, और कितने से ज्यादा होना चाहिए कन्वर्जन ना हो। तो एक बात आप समझने की कोशिश करिए, अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में दो फार्म, यानी एक ही मॉलिक्यूल के दो फार्म के बीच में अगर एनर्जी का डिफरेंस 16 किलो कैलोरी पर मोल या इससे ज्यादा होगा तो कभी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्जन उसका नहीं होगा। ओके, इट इज क्लियर। तो दैट इज व्हाई ये मैंने आपको आज बताया, क्या एक सिंपल सा बताया ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर्स। ओके, तो ये ओवरव्यू था और इसको बड़ा ध्यान से रखिए। अब मैं आगे चल करके आपको डालूंगा कि ज्योमेट्रिकल क्या है और ऑप्टिकल क्या है, सेपरेट हम ये टॉपिक आपको बनाएंगे और बहुत आसानी से आप इसको समझने की कोशिश करिए। और मेरे चैनल को पहले आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिसकी वजह से हम आपको बहुत आसानी से, देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ये चैप्टर हर एक चैप्टर में आगे चल करके आप 11th हो 12th में सभी में काम आने वाला है। ईच एंड एवरी जो भी रिएक्शन करेंगे तुरंत ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल का नाम आ जाएगा। तो दैट इज व्हाई आप इसको सही ढंग से समझो हमारे साथ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।